To family, welcome to my channel. Today we start the topic वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसकी फर्स्ट वीडियो मैंने पोस्ट कर दी है जिसमें हमने इससे पहले चैप्टर का सारा कुछ पढ़ा था. अब हम चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं. वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वॉज सपोर्टेड बाय वेरियस पावरफुल इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन और हमने देखा था जो ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया था ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, उससे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन. मतलब फ्रीली आप ट्रेड कर सकते हो. तो इस बात को बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया था. दिस ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट ऑल बैरियर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल. ये क्या है? हार्मफुल हैं, घातक हैं. देयर शुड बी नो बैरियर्स. इधर कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए. ट्रेड्स बिटवीन कंट्रीज देयर बी शुड बी फ्री. जो ट्रेड होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में वो फ्री होना चाहिए. ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड शुड लिबरल देयर पॉलिसीज़. तो ऐसी पॉलिसी बनाए कोई भी कंट्री जो कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए लिबरल हो और उसमें कोई बैरियर क्रिएट ना करे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. तो WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉरेन ट्रेड्स जो भी होते हैं उसको लिबरलाइज रख सके. is started at the initiative of the developed countries. WTO establish rulers regarding international trade and seems that these rules are obeyed. WTO क्या करता है? ये इनिशिएटिव एक तो डेवलप कंट्रीज़ ने शुरू करा था. WTO इसलिए सेटअप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो भी रूल्स बने रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड वो जो भी रूल्स बनाए रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड वो हर कोई अच्छे से ओबे करे, हर कोई इसको पालन करे उसका. एज ऑन जुलाई 2016 नियरली 165 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ करेंटली मेंबर ऑफ द WTO. तो इतने कंट्रीज़ हैं. अब और बढ़ गई होंगी क्योंकि अब 2024 चल रहा है. तो आप गूगल पे जाके डाटा देख सकते हैं. थ्रू WTO इज़ सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल. इन प्रैक्टिस इट इज़ सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव अनफेयर रिटेन ट्रेड बैरियर्स. तो क्या करती है? अलाउ करती है फ्री ट्रेड को. और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव अनफेयर रिटेन ट्रेड बैरियर्स. हाँ, कोई भी डेवलप्ड कंट्री अनफेयर ट्रेड बैरियर्स ना लगाए. मतलब ज़रूरत हो, जैसे कि किसी कंट्री को ज़रूरत है भाई ट्रेड बैरियर्स लगाना, तो ही वो कंट्री लगा सकती है. अनफेयरली कोई भी डेवलप्ड कंट्री ट्रेड बैरियर्स ना लगाए. ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स. और वहीं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो ट्रेड बैरियर्स नहीं लगा सकती. मतलब कि जो WTO ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी रूल्स हैं ना वो फोर्स करते हैं, ज़बरदस्ती. फोर्स मतलब ज़बरदस्ती होती है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो ट्रेड बैरियर्स ना लगाए, अपने ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दे फॉरेन ट्रेड पे. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ करेंट डिबेट ऑन ट्रेड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. तो ये तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है. अच्छा देखो गाइस, सॉरी, इस लाइन का मतलब ये था कि ऐसा देखा गया है जो डेवलप्ड कंट्री है वो अनफेयरली ट्रेड बैरियर्स को उनने रख रखा है अपने मतलब पॉलिसीज़ में, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है. तो ये चीज़ भी वो नहीं कर सकते. ये WTO उसको इंश्योर करेगा. और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो तो खैर लगा ही नहीं सकते, है ना. और वो तो वैसे भी नहीं लगाना चाहेंगे भाई. अगर बाहर से सामान इंपोर्ट होगा तो उस पर टैक्स लगा के उनका तो मुनाफा ही होगा ना. खैर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? हमें ना सब चीज़, एक तो पहले उसका कॉन्सेप्ट जान लेना चाहिए, फिर उस चीज़ पे इंडिया पे क्या उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो हमें ज़रूर देखना चाहिए. इन द लास्ट 20 ईयर्स में देखें, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकनॉमी हैज़ कम लॉन्ग वे. व्हाट हैज़ बीन इट्स इफ़ेक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ पीपल? लेट अस लुक. तो ये सब चीज़ देखते हैं.
ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स, ग्लोबलाइजेशन क्या कर देता है, एक कंपटीशन क्रिएट कर देता है प्रोड्यूसर्स के बीच में, लोकल और फॉरेन दोनों के बीच में, हैज़ बीन टू एडवांटेज टू कंज्यूमर पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरिया। जो इंसान मतलब अच्छी चीज़ें, पता है अमीर जो होता है थोड़ा सा, अपने भाषा में कहा जाता है जिसके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, उसके लिए एक एडवांटेज हो जाता है। देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस बिफोर दिस कंज्यूमर हु नो हु नाउ इन्जॉय इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट। तो जो चीज़ें खरीद सकता है, ठीक है, तो उसके पास एक कंपटीशन हो जाएगा, तो उसको क्या मिल जाएगी, क्वालिटी भी मिल जाएगी और सस्ते में भी मिल जाएगा सामान। एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे इन्जॉय मच हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग दैन वॉज पॉसिबल अर्ली। तो अब क्या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंसान अफोर्ड कर सकता है पहले के मुताबिक, वही जो कमा सकता है, मतलब जो खरीद सकता है उसके पास ही होगी ना चॉइस। जो नहीं खरीद सकता, गरीब इंसान है, उसके पास क्या ही होगा, उसको तो सस्ते में उसको मिल जाए चीज़ें, उसके पास इतने पैसे हो कि उसको चीज़ें मिल जाए, वही बड़ी बात है। अमॉन्ग प्रोड्यूसर एंड वर्कर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट यूनिफॉर्म। प्रोड्यूसर और वर्कर्स के बीच में ये जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। Firstly, MNCs has increased their investment in India over the past 20 years. MNCs ने अपनी प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा करी है, इंडिया में करी है, मतलब बढ़ी है। which means investment in India has been beneficial for them, यानी कि उनके लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद होगा। MNCs have been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और सर्विसेज, बैंकिंग, अर्बन एरियाज़। तो या इन सब एरियाज़ पे ज़्यादातर MNCs अपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करती है। दीज प्रोडक्ट हैव अ लार्जर नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इन दिस इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड, जिसकी वजह से अगर MNCs इन्वेस्ट करेगी तो नए जॉब तो जाहिर सी बात है क्रिएट हो ही जाएंगी। आल्सो लोकल कंपनीज सप्लाई रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, तो लोकल कंपनीज़ क्या करती है, रॉ मटेरियल भेज देती है बाहर, टू दिस इंडस्ट्रीज़ हैव प्रॉस्पर्ड। तो उनको इंडस्ट्रीज़ को क्या करती है, जो लोकल कंपनीज़ हैं वो क्या कर देती हैं बाहर, नहीं मतलब जो लोकल कंपनीज़ हैं इंडिया की, वो रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज़ को दे देती हैं ताकि ये अपना और ज़्यादा एक्सपेंशन करें। इसमें देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या स्टेप्स होते हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकन स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडस्ट्रियल जोन कॉल्ड स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन आर बीइंग सेटअप। ऐसे जोन सेटअप किए गए जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को आप इजीली लगा सकते हो। SEZs आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, ये प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी भी, पानी भी, रोड भी, ट्रांसपोर्ट भी, स्टोरेज भी, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ उधर SEZ में प्रोवाइड की जाती है, उस जोन में प्रोवाइड की जाती है। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन SEZs डू नॉट हैव पे टैक्सेस फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कंपनीज़ को जो इस एरिया में अपनी इंडस्ट्रीज लगाती हैं। गवर्नमेंट हैज़ आल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जो गवर्नमेंट है वो लेबर लॉ पे भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, मतलब कि वो चीप लेबर प्रोवाइड करती है ताकि जो कंपनीज़ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। जहाँ चीप लेबर मिलेगा वहाँ तो अपनी प्रोडक्शन वो जाहिर सी बातें करना चाहेंगे। यू हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स दैट एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, राइट। तो हमने देखा था कि कंपनीज़ को क्या करना पड़ता है, कुछ रूल्स ओबे करने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं, जो कि वर्कर के राइट्स के लिए, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनी टू इग्नोर मैनी ऑफ दिस। कुछ सालों में जो गवर्नमेंट है उनने तो इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया, मतलब भाड़ में जा राइट्स वगैरह, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने पे ध्यान दो। इंस्टेड ऑफ हियरिंग वर्कर्स ऑन द रेगुलर बेसिस hiring workers on the regular basis, companies hire worker flexibly for the short period
व्हेन देयर इज़ इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क। क्या कहते हैं, वर्कर्स को रेगुलर बेसिस हायर करने के बजाय कंपनी ने क्या किया, एक शॉर्ट पीरियड के लिए वर्कर को हायर करने लग गए, जो उन पे ज़्यादा प्रेशर का लोड आ जाता है। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। इसके वजह से क्या हो, लेबर की जो कॉस्ट है वो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के लिए रिड्यूस हो जाएगी। हाउ एवर स्टिल नॉट सेटिस्फाई, फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। ई सुसुरी के अब वो सेटिस्फाई ना हुए, मतलब कि ये लोग अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, तो इनको और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, किसके लिए, लेबर लॉ के लिए। अब आगे देखते हैं, मतलब कि ये तो अपना ये था, ये तो चल रहा था ना फर्स्ट एमएनसीज़ वाला, कि पास्ट डिकेड में एमएनसीज़ ने अपने इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। सेकेंड है, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन। तो क्या कहते हैं, अपनी जो टॉप इंडियन कंपनीज़ है उनको इस कंपटीशन का बेनिफिट हुआ है। दे हैव इन्वेस्टेड अ न्यूरर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड एंड राइजेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारी बाहर की चीज़ अंदर आती है तो हमें उनकी टेक्नोलॉजी पता चलती है, उनके तरीके पता चलते हैं, और वही जो टॉप इंडियन कंपनीज़ है वो उनने क्या किया, उस चीज़ को अपनाया और अपने प्रोडक्शन के इस मेथड को स्टैंडर्ड मेथड बनाया। सम हैव गेन फॉर सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज। कुछ ने क्या किया, फॉरेन कंपनीज के साथ अच्छा खासा कोलैबोरेशन कर लिया। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज़ अनेबल्ड सम लार्ज कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्फ। क्या कहते हैं, लार्ज कंपनीज़ ने अपने, इंडिया की लार्ज कंपनीज़ ने अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनीज़ तक पहुंचा दिया है, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसी, रेनबेक्सी, एशियन पेंट, सुंदरम फेस्टेंड्रिस, जो भी है ये आर सम ऑफ द एग्जाम्पल विच इज़ स्प्रेडिंग ओवर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। ये सब ऐसी कंपनीज है जिनने अपना झंडा वर्ल्ड वाइड गाड़ा है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो created new opportunity for companies providing services, particularly those involving IT। ग्लोबलाइजेशन क्या करते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है सर्विसेज में, जिसकी वजह से लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ज़्यादातर IT सेक्टर में करता है अपने इंडिया में। तो द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मार्जिन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड सेल एंड कॉल सेंटर फॉर आर सम एग्जाम्पल। इंडियन कंपनी क्या करती है, प्रोड्यूसिंग अ मार्जिन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी। लंदन बेस्ड कंपनी जो भी होती है उनके लिए एक मार्जिन प्रोड्यूस कर देती है, एंड कॉल सेंटर आर सम एग्जाम्पल, और उसमें से क्या है, कॉल सेंटर एक एग्जाम्पल है। बिसाइड अ होस्ट ऑफ सर्विस सच एज डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries। जैसे कि डाटा एंट्री का काम हो गया, अकाउंट का कोई काम हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया, इंजीनियरिंग नाउ बीइंग चीपली, मतलब ये सब ऐसे कुछ भी काम हो गया इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वो इंडिया में क्या चीपली पड़ जाते हैं। तो ज़्यादातर जो एमएनसीज होती है वो इंडिया में यही सब काम के लिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती है। और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो किसके लिए करता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए करता है। आगे देखते हैं, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स एंड द हार्डशिप ऑफ द वर्कर डिस्क्राइब अबव हैव मोस्ट कॉमन टू मेनी इंडस्ट्री। ये तो पीछे का आप पढ़ के आओगे ना तो आपको समझ आएगा, वो आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। The above evidence indicate that not everyone has benefited from the globalization। हर किसी को फ़ायदा नहीं होता ग्लोबलाइजेशन से। People with education, skill, wealth have made the best use of new opportunities। जिस इंसान के पास अच्छे खासे पैसे हों, स्किल्स हो, एजुकेशन हो, पढ़ा लिखा हो, उसके पास तो नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ऑन द अदर हैंड, ऐसे लोग जिनके पास नहीं है, वो तो जिस मतलब इनके पास पैसे नहीं है या फिर पढ़ाई नहीं करी उनने या फिर उसके पास कोई स्किल नहीं है, उनका इस चीज़ से क्या है, नुकसान ही है। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ अ रियलिटी, द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। अब ये क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन को हम फेयर कैसे बनाएं।
Fair globalization would create opportunity for all and also ensure that benefits of globalization are shared better. फेयर का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हो रही है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स हो अच्छी खासी हर किसी के लिए, और या फिर जो उस लेवल पे आ सकता है उसके लिए, और क्या है बेनिफिट हो वो हर किसी को बराबर का मिले. द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल. इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है गवर्नमेंट का. इट्स पॉलिसी मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नाउ नॉट ओनली द रिच एंड द पावरफुल बट आल्सो ऑल पीपल इन द कंट्री. गवर्नमेंट का क्या काम होता है, वो उसको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होती है जिससे सबको फ़ायदा हो. अमीर कोई केवल अमीरों को फ़ायदा ना हो बल्कि सबको, अपने इंडिया में जितने लोग हैं उनको फ़ायदा हो. यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप दैट द गवर्नमेंट कैन टेक. कुछ आप स्टेप अब ज़रूर अपने मम्मी से पूछिएगा, पापा से पूछिएगा, फिर नेट पे देखिएगा कि ऐसे गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं. फॉर इंस्टेंट गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉ वॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर गेट देयर राइट्स. लेबर लॉ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा. उसमें क्या होता है, वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की या फिर उनके लिए फेवरेबल कंडीशन की मांग की जाती है. तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी बात होती है. आप कितने भी लॉ बना दो, अपने इंडिया में इतने बढ़िया बढ़िया लॉ हैं, बट सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है इम्प्लीमेंटेशन. तो गवर्नमेंट का काम है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से हो. इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट. और गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको क्या कहते हैं, जो स्मॉल लेबर्स हैं उनको सपोर्ट करेगी. उनकी परफॉर्मेंस तब तक सपोर्ट करेगी जब तक उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, मतलब वो अपने आप में स्ट्रांग बन जाए. कॉम्पीट करने का मतलब एक दूसरे से अपने आप को, मतलब देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो सपोर्ट करेगी स्मॉल जो भी वर्कर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं उनको, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके. टिल द टाइम, कब तक, जब तक वो इनफ हो जाए दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ compete करने के लिए. इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स. और ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट ये चीज़, ऐसा नहीं है कि WTO ने मना कर दिया तो आप नहीं लगा सकते. ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट ये काम भी कर सकती है. इट कैन नेगोशिएट दैट WTO फॉर फेयर रूल. इट कैन आल्सो अलाइन विथ अदर developing countries with similar interests to fight against the domination of developed countries in the WTO. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वो क्या डोमिनेट करती है WTO में, ठीक है. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके साथ वो क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं. जो भी जैसे कि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो हम दूसरी डेवलपिंग कंट्री के साथ अलाइन कर सकते हैं, है ना. ये आप एक काम कर सकते हो. इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव campaign and representation by the people's organization have influenced important decision related to the trade and investment at the WTO. This has demonstrated that people also can play an important role in the struggling for fair globalization. तो ऐसा नहीं है कि एक कंट्री को ही फेस करना पड़ता है, वहाँ के जो लोग होते हैं ना उसी को भी ये जो फेयर ग्लोबलाइजेशन है वो फेस करना पड़ता है. मतलब उनके लिए भी एक फेयर ग्लोबलाइजेशन हो तब जाके तो उनको कुछ फ़ायदा होगा. अमीरों के लिए ही नहीं, केवल रिच पीपल के लिए नहीं, पूरी कंट्री में जितने लोग मतलब जो उसके कैपेबल हो, जैसे मिडिल क्लास जो होती है वो कैपेबल होते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, एटलीस्ट उनको तो फ़ायदा मिले उस चीज़ का. तो वो होता है एक फेयर ग्लोबलाइजेशन को अटेन करना. सो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.